हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आप सभी का इक्विप क्लासेस फॉर आईएएस पीसीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की सीरीज मैं स्टार्ट किया हूं, ये सीरीज ये क्या होगा, बीपीएससी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, ठीक है, इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं। इसमें सबसे पहले मैं आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा और ये लगभग मेरा ये टारगेट है कि 15 डेज में है ना सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसे मैं कंप्लीट कर दूं। उसके बाद जैसे आपकी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों हम लोग एक नए सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग सब कुछ इकोनॉमी इकोनॉमी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के पूछे जाते हैं। ये इसका पता आपको पता चलेगा दोस्तों जब आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप टैकल करोगे। तो लेट्स बिगिन माय डियर। एक बार चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स बिगिन माय डियर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ये है कि प्रतिभा सिंह पाटिल इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको ये फिल द ब्लैंक्स में आपको करना है कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि वो 10वें प्रेसिडेंट थे, 11वें थी, 12वें थी या फिर 13वें थी दोस्तों। ठीक है, तो अगर इसकी बारे में बात करें तो ये प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करें तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी हमारे देश की पहली वुमेन, है ना, पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही, है ना, जो 12वें प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट के सीरीज की तो अगर सबसे पहले अगर आपको मैं बात करूं कि पहले प्रेसिडेंट के रूप में दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले आपके पहले प्रेसिडेंट के रूप में आपको नजर आए। दूसरे दोस्तों अगर आपने देखा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तीसरे अगर राष्ट्रपति की बात करें तो जाकिर हुसैन साहब तीसरे राष्ट्रपति। चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो आपके वेंकटगिरी। उसके बाद अगर आप बात करें पांचवें राष्ट्रपति का तो अली अहमद, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें छठवें राष्ट्रपति का तो नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें सातवें राष्ट्रपति का तो उसके बाद आएगा, है ना, जैल सिंह। उसके बाद दोस्तों, है ना, वेंकटरामन। उसके बाद अगर बात करें शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद बात करें दोस्तों के आर नारायण। उसकी बात करें तो आपके एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। उसके बाद अभी अगर बात किया जाए तो इसके पहले प्रणब मुखर्जी थे और अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं टिल नाउ वो रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये हमारे राष्ट्रपति हुए। आपको पता होना चाहिए ये हमारे 12वें राष्ट्रपति थे प्रतिभा सिंह पाटिल, है ना। पीएम जो थे दोस्तों प्रणब मुखर्जी जो थे वो आपके 13वें राष्ट्रपति थे और अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो वो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे और अगर बात करें दोस्तों के आर नारायण की तो वो हमारे 10वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कम से कम आप कोशिश कीजिए कि पहले 3 जरूर याद रखिए, ठीक है, पहले 3-4 याद रखिए और आप लास्ट के 3-4 जरूर याद रखिए, ठीक है। अभी जो है वो 14वें हैं, 14वें अगर आपको पता होगा तो लास्ट अभी आपको पता होगा कि पिछले 4-5 राष्ट्रपति को आप जानते होंगे। प्रथम जो थे राजेंद्र प्रसाद, है ना, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद दोस्तों जाकिर हुसैन, वेंकटगिरी, उसके बाद, है ना, अली अहमद। ये आपको 3-4 बीच शुरुआत में और 3-4 अंत में आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ठीक है, आइए। तो अगला क्वेश्चन है अ बिल इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। कह रहा है कि अगर कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट में एक एक्ट बन जाता है, ठीक है,
कब बन जाता है। जैसे आपको तो पता होगा ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब कोई पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो सबसे पहले किसी बिल को रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ ऐसा कुछ एक्ट के रूप में बनना चाहिए। ठीक है, तो कब कोई बिल जो होता है वो एक्ट के रूप में क्या होता है, वो बन जाता है ना। पहला ऑप्शन है इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेंट, द प्राइम मिनिस्टर हैज signed it, the supreme court has declared it to be within the competence of union पार्लियामेंट। आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी एक्ट तब बनता है जब अब वह क्या होता है, वो जो प्रेसिडेंट के जैसी सहमति बनती है, वह प्रेसिडेंट के सहमति के ही साथ वो क्या बन जाता है, एक बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो जब जैसे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, when a bill is introduced in parliament is passed in both the houses then it becomes an act after the president the approval, है ना। जैसे देखो सबसे पहले कोई बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में तो वो बोथ द हाउस, अपर हाउस है ना और लोअर हाउस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस को बोलते हैं आपको, है ना, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, तो अगर राज्यसभा और लोकसभा से अगर कोई बिल अगर क्या हो जाए, पारित हो जाए, तो वो जाता है उसको प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट को जब एसेट मिल जाता है, प्रेसिडेंट का एसेंट जब मिल जाता है, उनकी सहमति जब मिलती है, तो वो बिल क्या बन जाता है, वो एक एक्ट के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आपको मैं हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बताऊंगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। According to our constitution, the dissolution of Rajya Sabha occur after how many years? ठीक है, करा दोस्तों, according to our constitution, the dissolution of Rajya Sabha occur after how many years? है ना? Is dissolved after 2 years? Is dissolved every 5 years? Is dissolved after है ना 7 year? Is not subject to dissolution, है ना। आपको पता होगा कि राज्यसभा जो होता है, जब हम बात करते हैं राज्यसभा, देखो लोकसभा अगर मैं बात करूं, अपर हाउस की बात करूं, ठीक है, तो अपर हाउस जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो अपर हाउस होता है उसको आप डिसॉल्व कभी कर ही नहीं सकते हो, है ना, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया था क्योंकि उसका कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता। ठीक है, उसका एक जनरल इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता। हाँ, जब आप बात करें लोअर हाउस की बात करें, अगर आप लोअर हाउस की बात करें तो लोअर हाउस अर्थात क्या, लोअर हाउस का मतलब ये है कि लोकसभा को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है एवरी 5 ईयर के बाद, है ना। आफ्टर क्या होता है, उसका इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद क्या होता है ना, आपके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, लेकिन हम चुनते हैं पीएम को, हम क्या चुनते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, और वो एमपी जो है दोस्तों, है ना, वो एमपी क्या होते हैं, इलेक्ट करने में, पीएम को इलेक्ट करने में दोस्तों वो अपने नेतृत्व निभाते हैं। ठीक है, तो हम कभी भी राज्यसभा को डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, तो ये क्या है, इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, है ना, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा जो होता है एक परमानेंट हाउस है, उसको आप डिसॉल्व कर ही नहीं सकते हो, है ना। हुज मेंबर टेन्यूर इज 6 ईयर, जिसमें मेंबर, उसके मेंबर जो होते हैं उसके क्या होता है, टेन्यूर जो होता है वो 6 ईयर। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, 1/3 मतलब क्या है, अगर 1/3 की बात करें तो 243 मेंबर्स में अगर आप बात करें, इसके 1/3 की बात करें तो रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 इयर्स, है ना। 1/3 जो मेंबर्स होते हैं प्रत्येक 2 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, इसे डिसॉल्व नहीं किया जाता, प्रत्येक 2 साल में, है ना, उनकी क्या हो, 1/3 जो होते हैं वो न्यू इलेक्ट होकर के चले आते हैं। तो ये क्या होता है, हम राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं करते, हम लोकसभा का डिसॉल्व करते हैं प्रत्येक 5 साल के बाद। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, ए हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं, तो वो अपना जो रेजिग्नेशन होगा, वो जो लेटर होगा रेजिग्नेशन, वो किसको देगा, क्या प्रेसिडेंट को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, ठीक है, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या गवर्नर ऑफ द स्टेट। दोस्तों अगर कोई भी जज की बात करें, ठीक है, अगर क्या करें, अगर कोई भी जज की बात करें हाई कोर्ट के, अगर दोस्तों हाई कोर्ट के अगर जज की बात करें तो वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपते हैं, वो प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ये हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन
टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को ही क्या करते हैं, अपनी लेटर सौंपते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एज अ नॉन मेंबर who can participate in the proceedings of either the हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, एज अ नॉन मेंबर मतलब वह जो मेंबर नहीं हो, जो पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर द हाउसेस, कौन व्यक्ति है जो बोथ द हाउसेज, वो मेंबर ना होने के बावजूद भी वो बोथ हाउसेस के जो होते हैं पार्लियामेंट के, उसमें पार्टिसिपेट करता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, या फिर दोस्तों, है ना, आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन। भैया इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं है, चीफ जस्टिस का कोई मतलब नहीं है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो क्या होते हैं, मेंबर नहीं होने के बावजूद भी जब बोथ जो प्रोसीडिंग्स होता है बोथ हाउसेस का, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस के जो दोस्तों प्रोसीडिंग्स होता है उसमें वो उपस्थित होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कहीं मेंबर है ही नहीं, क्योंकि उनको इलेक्ट किया ही नहीं जाएगा, ठीक है, but still he has the right to participate in any house, but he has no right to vote, लेकिन उनको कोई राइट नहीं होता वोट करने का, कोई भी आजादी नहीं होती है कि वो किसी पार्टिसिपेशन को में वो रहे, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं माय डियर। अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज का, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या 32वें अमेंडमेंट एक्ट, 42वें अमेंडमेंट एक्ट, 15वें अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 46वें अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों 42वें जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो 42वें अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके आधार पे, है ना, उसके आधार पे दोस्तों, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 42वें, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन के द्वारा, क्या संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सवरन, है ना, सिंह कमेटी, ठीक है, ये दोस्तों एक कमेटी गठित किया गया था, है ना, और उस कमेटी के तहत अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि कौन से कमेटी के अध्ययन, कौन से कमेटी के आधार पे, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए सरदार सरवन, है ना, सिंह कमेटी, सरदार सरवन सिंह कमेटी ने क्या किया था, ये रिकमेंडेशन दिया था, प्रोविजन हैज बीन मेड in respect to the original duties of article 51A and part 4A of the constitution of India by 42nd, है ना, 42nd constitution amendment act 1976, ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो थे वो रीजनल लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया है, तो दोस्तों अगर बात करें तो 18 जो रीजनल लैंग्वेज हैं उसको क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे रिकॉग्नाइज किया है। अगर मैं बात करूं इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 14 लैंग्वेज जो थे, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, अगर यहीं पे अगर होता दोस्तों वर होता तो आंसर क्या होता, आपका 14 होता, लेकिन अब आपको देखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो लिखा हुआ अभी टिल नाउ की बात कर रहे हैं, तो अभी जो है वो 18 लैंग्वेज को के रूप में दोस्तों, है ना, 18 लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है, लेकिन शुरुआत में 14 लैंग्वेज को ही माना गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वेयर 14 लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। अच्छा लैंग्वेज की बात करें तो कौन से शेड्यूल में बात किया गया दोस्तों, लैंग्वेज की बात किया गया 8वें शेड्यूल में, है ना। After this 4 languages included through 21st amendment, अभी 42वें की बात कर रहे थे, 42वें अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 42वें अमेंडमेंट में, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर सरदार सरवन सिंह के रिकमेंडेशन पे दोस्तों, है ना, उसको एडॉप्ट किया गया था, लेकिन 4 अदर लैंग्वेज को क्या किया गया, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका रिकॉग्नाइजेशन मिला, तो वो जो अमेंडमेंट था वो दोस्तों 21वें अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। 4 मोर लैंग्वेज एडेड बाय, है ना,
अच्छा, 4 मोर जो लैंग्वेज थी दोस्तों उसको एडिट किया गया, है ना। 71st अमेंडमेंट एक्ट प्रेजेंटली देयर वेयर 22 रीजनल लैंग्वेज इन द 18th शेड्यूल। ठीक है। ओके माय डियर, देखो अगर पता है इसमें अगर आपके ऑप्शन में 22 अगर होते ना ऑप्शन, तो आप ये कहते कि इसमें दोस्तों अभी देखो प्रेजेंटली जो है वो टोटल 22 है। ठीक है। प्रेजेंटली जो टोटल लैंग्वेज है अगर बात करें तो वो टोटल 22 है। देखो पहले क्या हुआ था, जब देखो 2 बार अमेंडमेंट यहाँ पे हुए हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 2 बार अमेंडमेंट, सबसे पहले 4 आए, तो उसके बाद 21st जो होता, 21st जो अमेंडमेंट था, है ना, उसमें 4 ऐड और हो गए, तो टोटल हो गए 18। लेकिन फिर दोस्तों 71वें संशोधन हुआ, है ना। 71वें संशोधन में फिर 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया। ठीक है। तो टोटल हो गए अभी 22 लैंग्वेज को अभी जो प्रेजेंटली जो है हमारे कंट्री में टोटल 22 लैंग्वेज को माना गया है ना। लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूं, ठीक है, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले 14 लैंग्वेज था, है ना। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन की निर्माण, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 लैंग्वेज, उसके बाद पहला संशोधन जब 21वीं संशोधन हुआ, ठीक है, तो आपके 18 लैंग्वेज, जब 71वें संशोधन हुआ, 71 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो टोटल हो गए टोटल 22 दोस्तों। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर दिस 4 लैंग्वेज इंक्लूडेड थ्रू 21st अमेंडमेंट। ठीक है। तो आफ्टर जब 18 लैंग्वेज कब हो गए, जब हमारे क्या हो 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ठीक है। फोर मोर लैंग्वेज एडेड बाई 71st, है ना, अमेंडमेंट प्रेजेंटली देयर वेयर इतना लैंग्वेज बाई 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवर्जिन। ठीक है। अब क्या करना है ना। डी क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए बी सी डी, डी में है दोस्तों सेकुलर। 4 वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। पहला वर्ड दिया गया है सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड दिया गया है डेमोक्रेटिक, तीसरा वर्ड दिया गया है सोवर्जिन और चौथा वर्ड दिया गया है सेकुलर। अरेंज दीज वर्ड्स इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, है ना। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब आप प्रीएम्बल अगर आपको याद हो तो प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवर्जिन और सेकुलर वर्ड को क्या करना है, आपको बताना है कि उसका सीक्वेंस क्या रहा होगा। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सीक्वेंस होता है ये आप याद रखेंगे, है ना। सोसिडी, आप एक वर्ड यूज करेंगे, SOSEDE, सोसिडी। ठीक है। अब आपको याद रहेगा, पहले जो होंगे सोसिडी जो होगा वो सबसे पहले 2 बार SO आएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। ये पता चल जाएगा दोस्तों कि पहले सोवर्जिन होगा, उसके बाद क्या होगा, है ना, सोशलिज्म होगा। SE का मतलब है, SE का मतलब हो गया सेकुलर और D का मतलब हुआ डेमोक्रेटिक। ठीक है। तो आप ये समझो कि हमें ये सबसे पहली बात समझो। अच्छा, ऐसे भी अगर आप दिमाग अगर थोड़ा सा आप लगाते तो आपको मैं बता दूं कि बी जो होगा वो सबसे लास्ट में ही होता। ठीक है। बी जो होगा वो सबसे लास्ट में ही होगा। ठीक है। अब पूछो कि बी कैसे लास्ट में होगा, ये मैं बताता हूं। डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री तो तब बनेगा ना, डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री तब बनेगा जब ये सारी चीजें, सारे गुण उसमें होंगे। सोशलिस्ट का गुण होगा, सोवर्जिन का गुण होगा और सेकुलर का गुण होगा, तभी तो हमारे पास हमारा जो कंट्री बनेगा वो डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बी अगर होगा तो ऑप्शन नंबर ए तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। ए जब आप एलिमिनेट, सी जो आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, जब सी ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो बाकी दोस्तों बच जाएंगे आपके ये ऑप्शन। बस आप ये को ये पता होना चाहिए, सॉसिडी पता होना चाहिए, ये एक टर्म है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, SOSEDE। ठीक है। SOSEDE। ठीक है। आप ये याद रखेंगे। जब आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से SOSEDE, सॉसिडी, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। उसका सीक्वेंस क्या है, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों CADB आपका आंसर ए हो जाएगा। प्लीज आप ये सब जो टर्म है, ये सब जो कोडिंग है जो मैं बता रहा हूं, उसे आप जरूर एक बार याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, इन विच ऑफ द हाउस is presiding officer not a member of that house। कह रहा है क्या, in which house is the presiding officer, ठीक है, not a member of that house। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ठीक है, इन विच हाउस इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, ठीक है, मेंबर होते ही नहीं है। तो आपको पता है दोस्तों, राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा। अगर आपको पता है कि राज्यसभा में है ना, इन विच हाउस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के होते हैं, वो राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका राज्यसभा, तो राज्यसभा को जो प्रिजाइड करने वाले जो ऑफिसर होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्पीकर जो बात करते हैं हम दोस्तों, ठीक है, तो राज्यसभा के जो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, एंड द चेयर ऑफ राज्यसभा, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं दोस्तों, वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उस हाउस के क्या होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं। तो ये बात आपको ऑलवेज पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Why which constitutional amendment bill was the voting age reduced from 21 to 14 years, 18 years? किस अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर वोटिंग एज को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया? 48वें, 57वें, 61 और 63 में। तो दोस्तों 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था, जो 1989 में क्या किया गया, पारित किया गया, वाज रिड्यूस्ड, 21 साल से आपको 18 साल कर दिया गया वोटिंग के लिए। कौन से अमेंडमेंट एक्ट? तो आपको पता होना चाहिए 61वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 1989 में क्या किया गया, बनाया गया, है ना, उसके आधार पे 21 साल से 18 साल कर दिया गया, है ना, वोटिंग एज को। ये बात आपको पता होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, है ना, इन द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, इफ द पोजीशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, ऑफिशिएट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो स्थान है वो खाली हो जाएं, तो कौन जो होगा वो प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया का होगा, ये आपको बताना है। क्या प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों यहाँ पे तब क्या होते हैं, ऐसी परिस्थिति जब क्रिएट हो जाए तो CJI मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बन जाते हैं, है ना। अगर वैसे कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में माने जाते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैंडल्स द प्रेसिडेंट पोस्ट, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है दोस्तों, अ पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज, पंचायत समिति, ठीक है, अभी भी आप बात करें तो पंचायत समिति के चुनाव भी बिहार में भी होने वाला है। एन एडवाइजरी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अ कंसल्टेंट अथॉरिटी और अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, आपको इसका आंसर क्या करेंगे। ये देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, क्या होता है, पंचायत समिति, ठीक है।
तो पंचायत समिति जो होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी होता है, ना कि कोई एडवाइजरी ऑथोरिटी, कंसल्टेंट ऑथोरिटी और सुपर एडवाइजरी ऑथोरिटी नहीं होता है। तो पंचायत समिति इज द क्या सर लोकल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एट द ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत समिति होते हैं वो एक लोकल यूनिट होता है गवर्नमेंट का। इट वर्क्स इक्वली फॉर ऑल द विलेजर्स ऑफ दैट ब्लॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी। ये क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी होते हैं ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी क्या होते हैं? पंचायत समिति। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट, द पोजीशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज द, ठीक है, आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, है ना, लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, अगर उसके आधार पे अगर बात करें कि इंडिया इकोनॉमी कैसी है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है या सेवेंथ लार्जेस्ट है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों सेवेंथ लार्जेस्ट जो है इंडिया की इकोनॉमी है। क्या हो सर? इंडिया इकोनॉमी इज करेंटली द वर्ल्ड सेवेंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। इफ द कैश रिजर्व रेशियो CRR, ठीक है, CRR, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय RBI। अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर अभी अब कितना दोस्तों 4% है, ठीक है, तो अगर कह रहा है क्या कि कैश रिजर्व रेशियो अगर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, इट्स इंपैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल, ठीक है, आपको बताना है कि अगर CRR आपने पढ़ा होगा दोस्तों, CRR, SLR, ठीक है, SLR, ठीक है, तो ये क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है क्या कि आरबीआई अपने साथ जितने भी पैसा आप जमा करते हो, ठीक है, उसका 4% वो क्या होता है, वो अपना एक फंड, एक मतलब दोस्तों अपने उसको क्या करता है, वो अलग हटा देता है, वो अलग रख देता है, सिंपल सी भाषा में समझे तुम, ठीक है, ताकि अगर कोई विकट परिस्थिति क्रिएट हो जाए तो वो 4% को विकट परिस्थिति में उसे यूज कर लिया जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ये फंड है, ठीक है। तो अगर आरबीआई क्या कर रहा है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो को अगर घटा दे, मतलब जितना आपने पैसा दिया, ठीक है, उसको 4% रख रहा है अभी, ठीक है, मान लो दोस्तों 4% ना रख करके दोस्तों वो क्या करे, है ना, 2% रखे, तो ऐसी परिस्थिति होने पे इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल क्या होगा, इंक्रीज इट क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या है, उसका क्रेडिट जो है वो घटेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है उसका जो क्रेडिट क्रिएशन जो होगा, इट इंपैक्ट्स ऑन क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर कुछ नहीं होगा, या नन ऑफ दीज। कह रहा है दोस्तों इफ देयर इज अ रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो बाय द आरबीआई बैंक, है ना, इन सच सिचुएशन बैंक विल हैव इंक्रीज, है ना, बैंक्स विल हैव एन इंक्रीज इन कैश अमाउंट, ठीक है, which will increase credit creation by banks। अब आप जरा सोच के देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि 2% रखेगा, तो मान लीजिए अगर उन्होंने 100 रुपया जमा किया, ठीक है, बैंक ने, मान लीजिए दोस्तों कोई ये पीएनबी बैंक है, ठीक है, और ये आरबीआई है, आरबीआई है, तो मान लीजिए दोस्तों अगर मान लीजिए पीएनबी बैंक ने आरबीआई में पैसा जमा किया, 100 रुपया जमा किया, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये 2 रुपया अलग रखेगा और क्या हुआ, 98 रुपया को क्या करेगा, ये मतलब ये 98 रुपया को फ्लो कर देगा इकोनॉमी में। तो क्या हुआ, इकोनॉमी में जब फ्लो करेगा 98 रुपया, पहले तो वो पहले कितना करता था, पहले अगर मान लीजिए 100 रुपया जमा कर रहा है तो वो 96 रुपया फ्लो करेगा इकोनॉमी में, अब कितना फ्लो करेगा, 98 रुपया। तो जब अगर कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई के द्वारा लोअर किया जाएगा तो उसका जो इंपैक्ट होगा क्रेडिट क्रिएशन में, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इकोनॉमी है तो समझना पड़ेगा अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, कह रहा है क्या, इंडियन डेवलपमेंट फोरम IDF, इंडियन डेवलपमेंट फोरम, ठीक है, वाज अर्लियर नोन एज, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट फोरम को पहले किस रूप में जाना जाता था, क्या नाम था दोस्तों, तो इसको नाम था दोस्तों AIC, उसको कहा जाता था दोस्तों
एड इंडिया कंसोर्टियम। दोस्तों आपका ये इसका नाम था, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, आपका ए इज योर करेक्ट आंसर है ना। इंडियन डेवलपमेंट फोरम को एड इंडिया कंसोर्टियम कहा जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? इट विल बी ट्रू टू इंडिया एज, कह रहा है क्या? इट विल बी ट्रू टू इंडिया एज अ फूड डिफिशिएंट इकोनॉमी, अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, अ ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। आपको क्या लगता है कि इंडिया के बारे में क्या सही हो सकता है? क्या फूड की कमी है इस इकोनॉमी में, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी है, या फिर दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे देश में फूड की कमी नहीं है, हमारे देश में फूड की सरप्लस है, ठीक है। ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी नहीं, हमारे देश में ट्रेड की कमी है दोस्तों। अगर ट्रेड अगर ज्यादा होता तो क्या आपको प्रॉब्लम होता कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री के रूप में श्रेणी होता तो डेवलप कंट्री होता, ठीक है। इंडिया का जो कैपिटल है वो सरप्लस भी नहीं है। इंडिया का जो कैपिटल है दोस्तों वो भी क्या है, यहाँ इंडिया में लेबर सरप्लस है। इसीलिए तो आपको क्या होता है कि अदर कंट्रीज के जो लोग होते हैं, अदर कंट्रीज को जो इंडस्ट्री होता है वो चाहता है क्या करने के लिए, वो इंडिया में आकर के वो इंडिया में इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही कम पैसे में आपको अच्छे लेबर मिल जाते हैं। तो इंडिया में कैसा है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चले दोस्तों, ठीक है। अमेंडेड वैल्यू एडिड टैक्स इज रिलेटेड टू, है ना, वैल्यू वैट जो ना वैट, ठीक है, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। तो आपको बताना दोस्तों कि कह रहा है कि अमेंडेड वैल्यू एडिड टैक्स इज रिलेटेड टू सेल्स टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, इनकम टैक्स है, ठीक है। तो अमेंडेड वैल्यू एडिड टैक्स इज मेनली टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द सेंटर इनकम टैक्स, ठीक है, सेंट्रल इनकम टैक्स। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है 11th 5, दोस्तों कह रहा है क्या 11th, है ना, 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव इज, कह रहा है 11वें जो 5 ईयर प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, फिर ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, या डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। आपको बताना है इसका क्या है प्लान। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इसका क्या है दोस्तों, मेन मुद्दा है अगर मैं बात करूं तो, है ना। कह रहा है कि इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 से 2012 तक है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या हुआ, ये फोकस कर रहा है। ये बात आप रखेंगे, है ना। रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन से है, व्हाइट रेवोल्यूशन से है, ब्लू रेवोल्यूशन से है, या ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो रेनबो रेवोल्यूशन जो है ना, रेवोल्यूशन है, वो क्या है दोस्तों, ये सभी से क्या कर रहा है, ये मतलब रखता है। इन द रेनबो रेवोल्यूशन all the revolutions like green revolution, white revolution, blue revolution, yellow revolution, red revolution are included। सभी दोस्तों रेनबो रिवोल्यूशन के अंदर ही आएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए, वीट के लिए, ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क के लिए, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। ब्लू, है ना, मछली पालन के लिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि इन 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, है ना, वो कह रहा है कि 1 रुपए के नोट में किसका सिग्नेचर होता है, क्या सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर का, आरबीआई गवर्नर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, या नन ऑफ देम का। तो दोस्तों सेक्रेटरी फाइनेंस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी होते हैं उसका सिग्नेचर होता है 1 रुपए के नोट में, ठीक है। दोस्तों आज अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे कल, है ना, अभी देखो 150 क्वेश्चंस हैं, तो पूरे 150 क्वेश्चंस मैं आपको कल कर दूंगा, ठीक है। तो आज की सीरीज में हम 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी दोस्तों जो क्वेश्चन है उसे जरूर करवाएंगे। एक बार जिन विद्यार्थियों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।